बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला की तरफ से दी गई रहमतों और नेमतों को वसूल कर रहे होंगे। मैं हूँ आज की होस्ट ज़िनशा नूरीन। आईएसपी की तरफ से एक सीरीज़ शुरू की गई है जिसमें आपको हर डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन और उसका तमाम इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट की। इसके लिए हमारे पास जो गेस्ट आज मौजूद हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके चेहरे पर आप जब भी मिलें हर वक्त उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। अगर उनके एक्सपीरियंस की बात की जाए तो वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। 20 साल का उनका 20 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जबकि अगर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की बात की जाए तो वो 29 सालों पे मुहित है, जिसमें से 15 साल उन्होंने आईसीएमए में सर्व किए हैं और जबकि पिछले 14 साल से वो आईएसपी में एज ए एडिशनल कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सर्व कर रहे हैं। मैं आपको मिलवाती हूँ एडिशनल कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन मिस्टर ज़ुबैर सलीम साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। वेलकम। चलिए, एक मौका मिलेगा जिसमें स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स के बारे में हम बता सकेंगे। जी सर। जी, सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन कि इसमें आप किन किन चीज़ों को डील करते हैं। देखिए एग्ज़ामिनेशन के जो हमारे बेसिक फंक्शंस हैं, यूजुअली हम उनको 4 फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। जी सर। सबसे पहले डेट शीट की तैयारी होती है, उसके बाद उसका डिस्प्ले होता है। सेकंड फिर आता है कि जी एग्ज़ाम्स का कंडक्शन, कि एग्ज़ाम को हमने कंडक्ट किया। थर्ड नंबर पर आता है कि जी रिज़ल्ट्स की प्रिपरेशन, कलेक्शन एंड देन प्रिपरेशन एंड देन रिज़ल्ट डिक्लेरेशन। और फोर्थ नंबर पर आता है कि जो रिजल्ट्स होते हैं उसकी बेस पे जिनके प्रोग्राम्स कंप्लीट हो गया उनके ट्रांसक्रिप्ट्स को बनाना, उनके डिग्रीज़ को बनाना और उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक रिजल्ट कार्ड्स वगैरह को बनाना और इशू करना। तो ये हमारे बेसिक 4 मेन फंक्शंस हैं। उसके लिए पूरा हमारा जो एग्जामिनेशन का स्टाफ है वो हमतन मतलब इन सारे काम के लिए मौजूद होता है। ठीक हो गया। सर, अगर हम स्टेप वाइज बात करें तो सबसे पहले आपने नाम लिया है डेट शीट का। तो डेट शीट जब आप बना रहे होते हैं, आप और आपकी टीम, तो आप किन बातों को मलहूज़ खातिर रखते हैं। देखिए डेट शीट में जो बुनियादी चीज़ है जिसका हम ख्याल करते हैं कि जी स्टूडेंट्स को अमूमन हर पेपर के बाद एक दिन का गैप होता है कि एक पेपर है, नेक्स्ट डे छुट्टी है, फिर पेपर है, फिर छुट्टी है। तो इस तरह की जो है वो उनको छुट्टियां जो है वो 7 पेपर्स की मिले। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि जी इस तरह से हो, कभी ये कंसेक्टिव पेपर्स भी होते हैं। तो इसका ख्याल रखा जाता है कि अगर छुट्टियां हैं तो फिर छुट्टियां सबको जो है वो मिल सकें। दूसरा फिर ये ख्याल किया जाता है कि अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट अपने साथ कोई सब्जेक्ट रिपीट कर रहा है तो उसके जो है वो पेपर्स जो है वो एक दिन में जो रिपीट का सब्जेक्ट है वो उसके क्लैश ना आ जाए। इसके अलावा फिर ये ख्याल किया जाता है कि जी पेपर्स जो हैं वो जब कंडक्ट हो तो उसके लिए हमारे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास इंजीनियरिंग स्टाफ है, इन सब को भी हमने पूरा करना होता है। सो ये ख्याल किया जाता है कि ये सब के सब जो है लोग भी पूरे हो जाएं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल करके डी शीट को बनाया जाता है। ठीक हो गया। सर, जब एग्ज़ाम्स की कंडक्शन हो रही होती है तो उस दौरान टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, स्टूडेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है और इसके अलावा जो बाकी स्टाफ है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो उस दौरान आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए जो ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ एग्ज़ाम्स, कंडक्शन का मतलब अगर मैं साफ़ अल्फाज में और वाज़ेह अल्फाज में बात करूँ, इसका मतलब होता है कि ये पेपर्स का होना, जिस दिन जिसका जो पेपर है उस जी दिन जी। पेपर स्टूडेंट आते हैं, क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास होते हैं, आंसर शीट्स होती हैं और एग्ज़ाम हो जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड द कंडक्शन। इसमें चूँकि ये सारा पब्लिक डीलिंग है, इसमें हम एग्जामिनेशन स्टाफ को या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को हैज़ टू डील विद द स्टूडेंट्स, विद फैकल्टी मेम्बर्स, विद इंजीनियर्स एंड अदर्स। सो ट्रांसपोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व होती है, बाकी सारा पूरा मैनेजमेंट स्टाफ जी होता सर। है। सो ये जो हमारा जो एग्ज़ाम्स के जो कंडक्शन है ये इसलिए ज़्यादा मुश्किल हमारी हो जाती है क्योंकि इसमें पब्लिक डीलिंग इन्वॉल्व होती है। मसलन इसमें ये होता है कि जी हमने एग्ज़ाम्स में ड्यूटीज़ इंजीनियर्स की लगाई। पता चला है कि जी सुबह मॉर्निंग में आए तो उसमें जी कुछ लोगों की तरफ से हमारे पास एक्सक्यूज़ आ गया, जी हम बीमार हो गए हैं, हम हमारे घर में कोई इमरजेंसी हो गई, या स्टूडेंट्स के अपने कोई मसले मसाइल होते हैं कि सुबह फ़ोन आ गया, उनका मैसेज आ गया, ख़ुद आ गए कि जी हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सुबह जब हम आते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन के कंडक्शन में स्टूडेंट्स के अपने अनफेमिस केसेस हैं, वो चीटिंग करते हैं, जी चीटिंग करते जी। हुए पकड़े जाते हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होता है जो कि अनप्लेजेंट होता है। सो इस तरह की पब्लिक डीलिंग वाले काम में कुछ इस तरह के हमेशा प्रॉब्लम्स रहते हैं। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए फिर नेचुरली हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हमें सबको डील करना आता है। तो बहरहाल ये कि ये ज़रा मुश्किल काम होता है, कंडक्शन वाला काम इट्स अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट वर्क।
ठीक हो गया सर। जब पेपर्स कंडक्ट हो रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स को ऐसा कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है कि स्टूडेंट्स को पता चलता है कि हमने किस रूम में बैठना है? बिकॉज सर बिल्डिंग्स माशाल्लाह काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी हैं और इसमें काफ़ी सारे रूम्स हैं, तो ये स्टूडेंट्स को कैसे पता चलता है कि उन्होंने जी, किस रूम में इसमें इस तरह रहना से है? है कि जो हमारे पास माशाल्लाह आईएसपी के इस वक्त 6 ब्लॉक्स हैं, माशाल्लाह। 6 बिल्डिंग्स हैं। लेकिन एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग यूजुअली ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, बिल्डिंग 1, 2 एंड 3 हम इनको यूज़ करते हैं। इसमें जो हमारा जो एग्ज़ाम्स कहाँ पर कंडक्ट होने इसके लिए पूरा एक ड्यूटी रोस्टर बनता है, ड्यूटी के लिए सीटिंग प्लान बनता है। वो सीटिंग प्लान सुबह 9 बजे जिस दिन पेपर होता है उस दिन सुबह 9 बजे नोटिस बोर्ड्स पे लग जाता है, जिसमें लिखा होता है कि जी किस स्टूडेंट का किस प्रोग्राम का किस रूम में किस ब्लॉक में एग्ज़ाम होना है। और वही जो ड्यूटी रोस्टर है, सीटिंग प्लान है, वो इन्विजिलेटर्स को भी दिया जाता है, उसके मुताबिक फिर एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। और ये सारा कुछ जो है वो जैसे स्टूडेंट सुबह 9 बजे यूनिवर्सिटी में आते हैं उनको नोटिस बोर्ड्स पर डिस्प्लेड मिलता है, जहाँ से उनको अंदाज़ा हो जाता है कि जी हमने किस रूम में जाकर एग्ज़ाम देना है। ठीक हो गया सर। जब भी आप सिटिंग एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, ये प्लान सारा बना रहे होते हैं, तो आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको देख के आप ये सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं? सीटिंग अरेंजमेंट देखें, हमने सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देखनी होती है कि एक टीचर जिसके एक से ज़्यादा पेपर्स अगर हैं से वो कोई एक ही दिन में 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट्स इकट्ठे उनके एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो उनको हमने एक ही फ्लोर पे रखना है। इसके अलावा ये होता है कि जी कहीं पर कभी ये होता है कि जी स्टूडेंट्स की तरफ से या फैकल्टी मेम्बर्स की तरफ से हमें कोई मैसेज आता है कि जी हमारे साथ कोई हादसा हो गया या हमारे साथ कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गया, हम अपस्टेयर नहीं जा सकते। तो वो फिर हमें उनके एग्ज़ाम्स जो है वो हमें ख़्याल करना पड़ता है कि हमें उनके ग्राउंड फ्लोर पर निचले फ्लोर्स पे रखना होता है। स्टूडेंट्स की तरफ से अगर ऐसा हो जाए तो फिर नेचुरली हम एक स्टूडेंट का पेपर अगर उसका टॉप फ्लोर पर है और हम उसको ग्राउंड फ्लोर पे शेड्यूल करना है तो मौके पर करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसमें ये होता है कि एक से ज़्यादा मुमकिन है कि रूम्स 2, 3, 4, 5 इकट्ठे रूम्स एक ही क्लास के लिए या एक ही टीचर के लिए एलोकेट हों और सारों को फिर नीचे एक फ्लोर पे लेके जाना जहाँ पर पहले से कोई एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो वो मुमकिन नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। तो पर अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो सीटिंग प्लान में हमें अगर वो सीटिंग प्लान में हो गई हैं तो हमें उनको फिर मैनेज करना होता है। और बाद में अगर कोई क्यूरीज आती हैं तो फिर हमने उसके मुताबिक भी हमने देखना होता है कि यार आप इसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फिर बहरहाल किसी न किसी तरह से हम उसको कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट होती है कि जी अगर ऐसा बहुत एमरजेंसी अगर हो गई है, ओवरनाइट कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो तो चले ठीक है, उसको तो हम देख लेते हैं। लेकिन अगर किसी का कोई हफ्ता 10 दिन पहले का इशू है और वो फिर आ रहा है कि जी सर पेपर चूँकि आज था तो आज ही मैं आया हूँ आपके पास ये रिक्वेस्ट लेकर, प्लीज़ मेरा पेपर आप नीचे शेड्यूल कर दें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फिर उनको डील करना मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया सर। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि स्टूडेंट्स को इदारे की तरफ से सपोर्ट मिलती है इस तरह के तमाम बिल्कुल जी, केसेस में। कोशिश होती है जहाँ तक मुमकिन होता है ज़रूर करते हैं। सर इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स को कोई इशू हो जाता है, यानी कि डेट शीट उन्होंने देख ली लेकिन उन्हीं डेज़ में उनका कोई शादी है या कुछ कोई भी इशू हो जाता है या वो कुछ लंबे अरसे के लिए बीमार हो गए हैं, तो इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि उनका पेपर दोबारा से कंडक्ट हो? देखिए, एग्ज़ाम्स को थोड़ा सा हमें ये समझना चाहिए कि एग्ज़ाम्स का होना और क्लासेस का होना दोनों में फ़र्क है। क्लास का होना, अगर आज क्लास नहीं हुई तो ओके ठीक है, टीचर के ना आने की वजह से, या आप खुद क्लास नहीं ले सके तो ओके कल नेक्स्ट वीक में क्लास हो जाएगी, टीचर नहीं आया मेकअप क्लास हो जाएगी। एग्ज़ाम एक ऐसा एक एक्टिविटी है जो एक बहुत कॉन्फ्रेंशियल प्रोसेस होता है जिसमें क्वेश्चन पेपर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके अलावा ये कि बड़ा एक डेलिकेट सा मैटर होता है। सो इसका दोबारा से रिकंडक्ट होना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स एक ही दफ़ा बनता है। वो क्वेश्चन पेपर जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन वो कंडक्ट हो जाता है। दोबारा से क्वेश्चन पेपर बार बार बनवाना और इस तरह से पॉसिबल नहीं होता। सो ISP में एट ISP वी कैन नॉट कंडक्ट एज़ पर SOPs, वी कैन नॉट कंडक्ट रीशेड्यूल एग्ज़ाम अगेन एंड अगेन। ना पहले पेपर हो सकता है, किसी की शादी आ गई, किसी का कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी के घर में कोई इमरजेंसी होगी, ना वो पेपर पहले हो सकता है ना पेपर बाद में हो सकता है। ठीक हो। जिस दिन शेड्यूल है वो पेपर उसी दिन ही हर सूरत में होगा। अब एक स्टूडेंट अगर कोई नहीं दे सकता पेपर तो हम उसकी इस मतलब ये कि हमारी रेड लाइन है कि जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। पेपर आज है 10 बजे है तो पेपर आज 10 बजे ही इंशाल्लाह होगा। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेपर जो जिस दिन पेपर है शेड्यूल है उस दिन पेपर ना हुआ हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम लोगों की कोशिश होती है जिसकी वजह से हम कामयाब हैं कि हम पेपर को दोबारा से कोई भी वजह हो, हमारी प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी होती है कि पेपर जो है वो आगे पीछे नहीं हो सकते।
जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात की है और बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक भी करेंगे कि पेपर्स जो हैं वो ऑन टाइम होते हैं। अच्छा सर, पेपर्स की कंडक्शन के बाद जो रिज़ल्ट का टाइम है वो आपकी तरफ से क्या होता है कि कितने टाइम में रिज़ल्ट स्टूडेंट्स को अनाउंस हो जाता है? देखें, जो हम लोग सेमेस्टर सिस्टम पे काम करते हैं, सो सेमेस्टर सिस्टम्स बैक टू बैक चलते हैं। मीन्स कि एक सेमेस्टर एक सेशन ख़त्म हुआ, उससे 2 3 4 रोज़ के बाद अगला सेमेस्टर अगला सेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो ख़त्म होगा, फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो बैक टू बैक पैक होके चल रहा होता है। जी सर। इसके अलावा ये है कि जी जो आपका सेशन चल रहा है उसमें क्लासेस स्टार्ट हुई महीने 1.5 माह के बाद, 1.5 से 2 माह के बाद मिड एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट डे फिर फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए फिर क्लासेस शुरू हो जाती हैं, वो कंप्लीट होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। सो टाइम बिल्कुल नहीं होता, बहुत टाइट स्केड्यूल होता है। सो हमारी एक कोशिश होती है और एसओपीज़ में ये है कि जी पेपर्स जो है वो जब कंडक्ट हो जाते हैं उसके विदिन 2 वीक्स रिज़ल्ट्स जो है वो हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। और इसके लिए ज़रूरी होता है ये एसओपीज़ में है कि जो टीचर्स हैं वो कंडक्शन के 1 वीक के अंदर अंदर रिज़ल्ट्स को सबमिट करते हैं। रिज़ल्ट हमें जमा करवाते हैं 1 वीक या इससे ज़्यादा का थोड़ा सा टाइम लगता है, और रिज़ल्ट्स हमारे पास का हम उसे कंप्लीट करके गैदर करके प्रोसेस करने के बाद हम लोग रिज़ल्ट जो है वो 2 वीक्स या 2.5 वीक्स में इंशाल्लाह हम रिज़ल्ट जो है वो तमाम मिड हो या फाइनल हम रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। तो टीचर्स के पास पेपर की मार्किंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन होते हैं, उससे पहले या 7 दिन के अंदर अंदर हर सूरत में उन्हें रिज़ल्ट जमा करवाने होते हैं। ठीक हो गया सर। जिस पेपर्स के बाद जिस दौरान रिज़ल्ट आ रहा होता है और आपकी टीम जो है उस पर काम कर रही होती है, तो ये आपके लिए और आपकी टीम के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। तो आप इस सिचुएशन को किस तरह से आप और आपकी टीम टैकल करते हैं? देखिए, एग्ज़ाम की कंडक्शन है या उसके बाद रिज़ल्ट्स की कलेक्शन है और फिर टाइमली रिज़ल्ट को डिक्लेयर करना है, सारा इतना स्ट्रेसफुल एंड इतना टाइट स्केड्यूल होता है। और हम बरसों से ये हम काम करते आ रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग प्रोफेशनल्स हैं, इतने ट्रेन हो गए हैं, वेल ट्रेंड हैं कि अब हमें ये महसूस नहीं होता। हमने टाइमली चीज़ें स्केड्यूल की होती हैं, टाइम लाइन्स के मुताबिक हम लोग काम करते हैं कि जी हमने इतने दिन में ये काम करना है, इतने दिन में ये काम करना है, इतने वीक्स में ये काम करना है। सो जब हम टाइम लाइन्स के मुताबिक काम करते हैं, स्केड्यूलाइज होकर करते हैं, सब चीज़ें हमारी बिल्कुल प्रॉपरली मेंटेन्ड होती हैं, हम चीज़ों को प्रॉपरली लेके चल रहे होते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हम जब प्रोफेशनली उसको चीज़ों को कर रहे होते हैं तो हर चीज़ बहुत अच्छे अंदाज में हो जाती है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की सारी चीज़ें सक्सेसफुल होने का राज यही है कि आप और आपकी टीम हार्ड वर्किंग है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली हार्ड वर्किंग है और कमिटेड है। प्लस ये है कि जी चीज़ें जो है वो हम वेल बिफोर टाइम हम उसको कंप्लीट करके रखते हैं, ताकि जो है वो वक्त पर हमें परेशानी का और शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। सर आपने बहुत अच्छे से सवालात के जवाबात दिए हैं और उनको एक्सप्लेन किया है। जी नाज़रीन, हमने सर से डिस्कशन की है एग्ज़ाम से रिलेटेड, और उसमें जिस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि उनको इशू है या कुछ भी है तो पेपर को रीस्केड्यूल किया जाए, तो उसके लिए सर ने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पेपर रीस्केड्यूल नहीं हो सकता, पेपर दोबारा से कंडक्ट नहीं होगा। क्लासेस में ऐसा हो सकता है बट पेपर्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा और भी हमने सर से बहुत सारी डिस्कशन करनी है। तो अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab, ISP Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ISP is recognized by Higher Education Commission, permitted by Pakistan Engineering Council, National Technology Council, Pakistan Council of Architects and Town Planners for relevant degree program. ISP provides a world-class modern infrastructure, highly motivated faculty and experienced administrative staff. Join ISP and discover a new world of opportunities.
Please contact Admission Office, ISP Main Campus, 9 kilometers Bosan Road, Multan. Phone 06147460001 up to 5. Or visit our website www.isp.edu.pk. ISP, transforming aspirations into achievements. वेलकम बैक नाजरीन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का। सवालात का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि सर आपने और आपके डिपार्टमेंट ने आईएसपी में ये जो सारा इम्तिहानी निज़ाम है इसको मज़ीद तरक्की देने के लिए और इसमें नई जिद्दत लाने के लिए कंप्यूटर साइंस और आईटी का किस तरह से इस्तेमाल किया है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत नो डाउट के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर इसके इस्तेमाल से चीज़ों में बहुत इनोवेशन और एक ये है कि बहुत स्पीडी चीज़ें हो गई हैं प्रोसेस में। जी, इस तरह से है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह आईएसपी ने बहुत एफ़र्ट करके एक पोर्टल जो है वो यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ है जिसे स्टूडेंट पोर्टल कहते हैं। अच्छा, इसमें जो जितने 3 मेन स्टेक होल्डर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और तीसरा जो है वो स्टाफ मेंबर्स, तो तीनों के लिए पोर्टल बने हुए हैं सेपरेटली। टीचर्स जो हैं वो अपने उसी पोर्टल के ज़रिए से अपनी जो क्लासेस डेली की कंडक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स के अटेंडेंस उसमें मार्क करते हैं। उसके बाद अकाउंट्स वाले जो है वो अपनी जो स्टूडेंट्स फीसेस पे करते हैं वो उसमें वो फीसेस को अपडेट करते हैं। इसके अलावा जो हम एग्जामिनेशन वाले हैं, हमारा पूरा अपना एक सेटअप उसमें पोर्टल पे बना हुआ है। टीचर्स की साइड से रिज़ल्ट्स उस पोर्टल के ज़रिए से गैदर होते हैं। स्टूडेंट्स टीचर्स उसमें रिज़ल्ट फीड करते हैं, फीड करने के बाद रिज़ल्ट्स हम तक आ जाते हैं। फिर टीचर्स जो है वो आंसर शीटें हमें सबमिट करवाते हैं, हम उसको क्रॉस टैली करते हैं, विच इज़ कॉल्ड द प्रोसेसिंग टाइम जिसमें हमें लग रहा होता है। तो इस तरह से रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है और फिर जब फाइनल रिज़ल्ट हम लोग कर लेते हैं, तमाम उसकी नोक पलक संवारने के बाद, उसको सेट करने के बाद जो रिज़ल्ट्स हैं वो फिर हम पोर्टल के ज़रिए से स्टूडेंट्स पे को डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि हमारी साइड से वो ओपन हो जाते हैं, ऑफिशियल हो जाते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स को जो है उनके पोर्टल्स पे मिड के रिज़ल्ट्स मिड के बाद 2 वीक्स या 3 वीक्स 2.5 वीक्स में आ जाते हैं। इस तरह से जब फाइनल के एग्ज़ाम्स होते हैं, फ़ाइनल वाले भी ऐसे ही 2.5 वीक्स या 2 वीक्स में 3 वीक्स के अंदर अंदर जो है रिज़ल्ट्स वो भी डिक्लेयर होकर स्टूडेंट्स के पोर्टल पर रिज़ल्ट आ जाते हैं। यानी सर इसमें ये नहीं होता कि सिटिंग प्लान की तरह जो है स्टूडेंट्स को नोटिस बोर्ड पे देखना पड़ेगा। जी, अब ये एक सेस उनको उनके पोर्टल पे ही जी दे दी गई। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे अच्छा आपने पूछा कि ये स्टूडेंट्स जो है वो वेट नहीं उनको करना पड़ता कि जी स्टूडेंट्स किसी वजह से अगर वो घर में है, नहीं आ रहे या रिज़ल्ट पोर्टल पर एक उनके पास परमानेंटली रिकॉर्ड के तौर पर अवेलेबल हो जाता है। नोटिस बोर्ड तो लगेगा और स्टूडेंट्स को वहाँ से पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी और कल को फिर उतर भी जाएगा, लेकिन जो पोर्टल पर रिज़ल्ट आ जाएगा वो उनका एक परमानेंट रिकॉर्ड होगा। फ़ीस का रिकॉर्ड वहाँ पर परमानेंट रिकॉर्ड होता है, अटेंडेंस का रिकॉर्ड परमानेंट होता है, जिसको स्टूडेंट्स घर में बैठ के, उनके पेरेंट्स, उनके गार्डियंस घर से बैठ के, घर में बैठकर उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो इन दिस वे तो पोर्टल एक बहुत अच्छा एक जो है वो हमारा एक डेवलप हो गया, जो इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशंस को जो है वो स्टूडेंट्स के घर तक, उनके जो है वो उनके हाथ तक, उनके पेरेंट्स के हाथ तक पहुँच जाता है। जी सर, ये एक पोर्टल के बनने से स्टूडेंट्स के लिए और उनकी स्पेशली फैमिली के लिए बहुत आसानी हो गई है। जी बिल्कुल, पेरेंट्स भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। पेरेंट्स को जो है वो यूनिवर्सिटी आने की ज़रूरत नहीं होती, उनको तमाम इन्फॉर्मेशन कि हमारा बच्चा उसकी अटेंडेंस की क्या परसेंटेज है, कितनी अटेंडेंस वो उसकी जा रही है, वो इसके बाद फ़ीस का क्या इसका है कि वो फ़ीस पे कर रहा है कि नहीं पे कर रहा है, फिर एग्ज़ाम्स की क्या उसकी चल रही है प्रोग्रेस, तो सारी इन्फॉर्मेशन उसको जो है वो इनसे पोर्टल से मिल सकती हैं। ठीक हो गया सर। अब हमने स्टेप वाइज बात की है, हमने डेट शीट की बात की है, हमने कंडक्शन की बात की है और उसके बाद हमने रिज़ल्ट की बात की है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई स्टूडेंट रिपीट किसी भी वजह से कोई सब्जेक्ट रिपीट करना चाह रहा है, चाहे वो उसमें फ़ेल हुआ है या उसमें मार्क्स रिपीट ज़्यादा लेना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है? काइंडली इस पर ज़रा बताइए। देखिए, वैसे तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी सब्जेक्ट्स को रिपीट नहीं करते। उनकी बिल्कुल थ्रू आउट कैरियर में 2 साल का प्रोग्राम है या 3 साल का है, 3.5 का है, 4 का है, जो भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है उसी में उसे कंप्लीट करते हैं। बहरहाल
फिर भी ये है कि किसी वजह से अगर स्टूडेंट्स के किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता है या मार्क्स कम आते हैं और डिग्री लेने का वो अहल नहीं होता, मीन्स कि जो आपकी कुछ प्रोग्राम है जिनकी 2.0 GPA रिक्वायर्ड होती है और जो मास्टर्स प्रोग्राम है उनकी 2.5 GPA रिक्वायर्ड होती है। सो अगर किसी वजह से स्टूडेंट्स सब्जेक्ट तो पास कर लेता है बट GPA पूरी नहीं होती तो उनको सब्जेक्ट रिपीट करने पड़ते हैं। तो रिपीट करने के लिए स्टूडेंट्स को HEC के क्राइटेरिया के मुताबिक 7 सब्जेक्ट्स एक सेमेस्टर में वो पढ़ सकता है, चाहे वो रिपीट के हों चाहे वो रेगुलर हों। मसलन एक स्टूडेंट है जो कि 7th सेमेस्टर में पढ़ रहा है या 5th में पढ़ रहा है, उसके उस सेमेस्टर में उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में टोटल 5 सब्जेक्ट्स है, 5वें सेमेस्टर में पढ़ रहा है, टोटल 5 सब्जेक्ट्स वो 5वें के पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि टोटल 7 ले सकता है। तो 2 सब्जेक्ट्स की भी गुंजाइश है, 2 रिपीट में सब्जेक्ट्स वो इम्प्रूव करने के लिए या रिपीट करने के लिए, फेल है तो रिपीट करने के लिए वो ले सकता है। ठीक हो गया। अगर उसके 6 सब्जेक्ट्स हैं तो फिर 1 सब्जेक्ट और ले सकता है, और अगर 7 हैं तो फिर इसका मतलब है कि उस सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट रिपीट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये HEC के गाइडलाइंस के मुताबिक है और ISP का जो SOP है वो उसके मुताबिक है। तो सब्जेक्ट को रिपीट करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए पोर्टल से अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद वहीं से फ़ीस का वोचर जनरेट हो जाता है, बैंक में फ़ीस पे करते हैं। वो जो फॉर्म रिपीट का फॉर्म है अलॉन्ग विद वोचर्स, उसकी 3 कॉपीज़ बना के जो है वो स्टूडेंट आके अपने कोऑर्डिनेटर को जमा करवाता है। कोऑर्डिनेटर उसके बाद जो है वो उसका सब्जेक्ट जो है वो रजिस्टर करता है। रजिस्टर करके उसको बताते हैं कि जी आपने ये क्लास ये सब्जेक्ट आपने फ़लाँ क्लास के साथ पढ़ना है। यहाँ पर एक छोटी सी बात ये पैदा होती है कि वास का ये होता है कि एक सब्जेक्ट उसके अपने रेगुलर क्लास के साथ क्लैश कर जाता है। मीन्स के कोई एक सब्जेक्ट उसने रिपीट में उठाया, उसके 5 सब्जेक्ट पहले से पढ़ रहा है, तो जिस दिन रिपीट का सब्जेक्ट की क्लास है उसी दिन उसके रेगुलर सब्जेक्ट की क्लास भी है, तो फिर वो सब्जेक्ट उसको जो कोऑर्डिनेटर है वो उसको क्लैश टाइम टेबल क्लैश में डाल देते हैं। तो टाइम टेबल क्लैश में ये होता है कि जी स्टूडेंट को हम यूनिवर्सिटी परमिट कर देती है कि जी आपने इसका एडमिट नहीं देना, क्लासेस नहीं पढ़नी, सेशन मार्क्स आपने नहीं ऑब्टेन करने, आपने जस्ट फाइनल का पेपर देना है क्लासेस जिस क्लास के साथ उसको अटैच किया गया, और उसके बाद आप उसका सिर्फ फाइनल देंगे और जितने नंबर आप लेंगे उसका वो डबल कर दिया जाएगा। सपोज़ 50 में से 40 मार्क्स लिए हैं तो 40 का डबल करके 80 मार्क्स उसके बन जाएंगे। और एक हो गया रिपीट के लिए, जैसे मैंने भी बात की कि एक तो ये होगा कि वो रेगुलर क्लास पढ़ेगा, उसकी मिड देगा, फाइनल देगा, सेशनल होगा। सेकेंडली ये कि उसका टाइम टेबल में क्लैश आ गया तो सिर्फ फाइनल का पेपर देगा। और तीसरी ये सूरत पैदा हो सकती है कि जो सब्जेक्ट है वो नॉट ऑफर है, स्कीम ऑफ स्टडी के चेंज होने की वजह से जो रिपीट में सब्जेक्ट स्टूडेंट ने उठाया है वो सब्जेक्ट अब नो लॉन्गर ऑफ़र हो रहा है, अब वो ऑफ़र नहीं हो रहा, पुराना हो गया सब्जेक्ट। तो वो सब्जेक्ट चूँकि उस बच्चे की स्कीम ऑफ स्टडी का है, जो पीछे से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी स्कीम ऑफ स्टडी चेंज हो गई हैं, तो उनको सब्जेक्ट जो है वो फिर नॉट ऑफ़र करके उसको ऑफ़र कर देते हैं, नॉट ऑफ़र कर देते हैं, और टीचर अपॉइंट कर देते हैं और वो सिर्फ फाइनल का 100 मार्क्स का पेपर देता है। तो इस तरह से ये रिपीट का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक हो गया। तो सर इस सिलसिले नॉट ऑफर्ड की जो आप बात कर रहे हैं, इस सिलसिले में स्टूडेंट को गाइडलाइन भी फिर उसी टीचर के थ्रू ही मिलती है? जी, गाइडलाइन भी साहब जो टीचर अपॉइंट किया जाता है थ्रू HOD, जो आप उनके अपने डिपार्टमेंट के HOD टीचर अपॉइंट करते हैं, और उस टीचर की ज़िम्मेदारी होती है, स्टूडेंट की ज़िम्मेदारी है कि जी आपस में लाइज़ॉन पैदा करें, 2, 3, 4, 5 जितने भी सेशंस, वो कोई इंटरेक्टिव सेशन क्लास तो नहीं होती, तो इस तरह से एक आपस में मीट करके जो भी समझना होगा, पूछना होगा, स्टूडेंट उनसे डिस्कशन करके पढ़ सकते हैं। चूँकि सब्जेक्ट पहले से पढ़ा हुआ था स्टूडेंट्स ने, तो उसके बाद जो है वो फाइनली जाकर वो एग्ज़ाम देते हैं। ठीक हो गया। तो सर इतनी ज़्यादा आपने कंप्यूटर और IT को अपने डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व किया हुआ है, स्टूडेंट को तो आपके पास आना ही नहीं पड़ता, वो घर बैठे ही सब कुछ कर सकता है अपने पोर्टल के थ्रू। जी बिल्कुल, ऐसे इवन के एडमिट कार्ड्स, रोल नंबर स्लिप्स भी कंप्यूटर पर उनके अपने पोर्टल्स पर दस्तियाब होती हैं। उनको उसको लेने के लिए भी यूनिवर्सिटी नहीं आना पड़ता। फ़ीस के वोचर्स भी उनके पोर्टल पर दस्तियाब होते हैं, उसके लिए भी अकाउंट्स में आकर विजिट नहीं करना पड़ता। वोचर अपने पोर्टल से निकालें, प्रिंट निकालें, उसके बाद उसको जाकर बैंक में पे करें, फ़ीस पे हो जाती है। बिल्कुल एडमिट कार्ड भी ऐसे ही है, एडमिट कार्ड पोर्टल से निकालें और उसके बाद जाकर एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम वाले दिन यूनिवर्सिटी तशरीफ़ लें। सर ये तो फिर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आसानी जी है। बस सिर्फ ये कि स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा और आगे पेपर्स देने पड़ेंगे, और वो भी स्टूडेंट्स बाज़ का चाहते हैं कि शायद घर में बैठे पेपर्स हो जाए, क्लासेस भी घर में बैठे सर अभी हम कोविड के टाइम पीरियड से गुजर के आए हैं, तो बच्चों की दुआएं होती हैं कि सारा सिस्टम दोबारा से ऑनलाइन हो जाए। हाँ जी, अब बर ऐसा होने वाला नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा सर, स्टूडेंट्स को अगर हम ये रिपीट सब्जेक्ट्स के रिज़ल्ट की तरफ अगर इसकी मैं बात करूँ तो
ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स में एक चीज़ को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है। जैसे अगर स्टूडेंट के फॉर एग्जांपल उसने रेगुलर कोई सब्जेक्ट लिया, उसमें उसके 50 मार्क्स आए हैं, अब वो उसको इम्प्रूव करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मेरे 60-70 मार्क्स हो जाएँ। अब वो रिपीट करता है पूरे सब्जेक्ट को, ठीक है, उसका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद अब उसके वो जो 50 के बजाय जो 60 होने थे वो 45 हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो उस सिलसिले में फिर क्या होगा कि रिज़ल्ट उसका 45 मार्क्स वाला कंसीडर होगा या जो उसका 50 मार्क्स ज़्यादा मार्क्स है वही कंसीडर होगा? जी, बहरहाल ये भी एक अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब एक सब्जेक्ट रिपीट किया जाता है तो रिपीट या इम्प्रूव ये दो चीज़ें जी होती जी हैं। तो रिपीट करने का मतलब ये हम लोग लेते हैं कि जी एक सब्जेक्ट फेल था जो स्टूडेंट ने रिपीट किया, जी और सब्जेक्ट पास है और उसको स्टूडेंट दोबारा इम्प्रूव करना चाहता है, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड रिपीट। जी रिपीट ही है, तो उसको अगर अलहदा कर दे रिपीट एंड इम्प्रूव तो तब भी ठीक है। अच्छा, अब रिपीट करने की सूरत में तो डेफिनेटली सब्जेक्ट अगर फेल है तो पास करना पड़ेगा। जी अब एक सब्जेक्ट पहले से पास है, स्टूडेंट उसके अपने जीपीए को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर मार्क्स लेने के लिए उसको इम्प्रूव करता है। जब वो इम्प्रूव करता है और अटैम्प्ट करता है एग्ज़ाम में और पता चलता है जी पिछले से भी उसके कम नंबर्स आ गए हैं, या इवन के फेल हो गया, तो फिर दोबारा देता है, फिर सबारा देता है। तो जितनी भी अटैम्प्ट्स वो करेगा, जो बेटर मार्क्स होंगे, सपोज एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 3 दफ़ा उसको, एक दफ़ा उसकी अपनी ओरिजिनल टर्म में, 2 दफ़ा और या 3 दफ़ा और उसने उसको रिपीट किया, और जो भी बेटर मार्क्स होंगे पहली अटैम्प्ट के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, जो बेटर मार्क्स होंगे वो कंसिडर होंगे। सर ये बहुत अच्छी बात है, वरना नॉर्मली स्टूडेंट समझ रहे होते हैं कि जो सेकंड रिजल्ट हमारा आया वही कंसीडर किया जाएगा। नहीं, तो ऐसा ये नहीं भी एक स्टूडेंट्स को है, फेवर ये भी है। फेवर है, जी हाँ, जो बेटर मार्क्स होंगे वही शामिल होंगे। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं रीचेकिंग के हवाले से। ये भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है। इसके लिए मुझे बताएं कि ये जो हमारे पहले मिड्स के पेपर होते हैं, इसमें क्या रीचेकिंग होती है? देखिए, रीचेकिंग मिड की नहीं होती है, फाइनल के पेपर्स की रीचेकिंग हो सकती है। मिड्स की रीचेकिंग इसलिए नहीं होती कि मिड्स के पेपर जो है वो स्टूडेंट्स को दिखाए जा सकते हैं। ठीक पेपर्स हो गया। कंडक्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है। रिज़ल्ट हम लोग कंपाइल करने के बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। जब रिज़ल्ट्स आ जाते हैं तो फिर टीचर्स हमसे पेपर लेके क्लासेस में दिखा सकते हैं। तो ये ठीक हो गया। जब पेपर ही डायरेक्टली स्टूडेंट्स को क्लास में टीचर ने दिखा दिए तो फिर आगे रीचेकिंग किस चीज़ की? तो मिड की रीचेकिंग नहीं होती, फाइनल की रीचेकिंग हो सकती है। सर ये तो फिर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जी, होगी कि वो अपने बिल्कुल जी, मिड्स वो के पेपर स्टूडेंट खुद अब देख टीचर से सकते हैं। डिमांड कर सकते हैं कि जी आप जी सर हमें पेपर्स दिखाएं, जहाँ पर टीचर ज़रूरी समझेंगे, मतलब ये प्रोवाइडेड है कि जी पेपर कैन बी शोन टू द स्टूडेंट्स इन मिड टर्म एग्जाम्स, बट अगर टीचर समझे कि जी ज़रूरत नहीं है दिखाने की तो ओके, ठीक है, वेल एंड फाइन। अगर वो कहते हैं नहीं जी दिखाना है, स्टूडेंट्स भी एग्री करते हैं, टीचर भी करते हैं, तो हमसे पेपर ले जाके क्लास में दिखा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये जो फाइनल के पेपर्स के बाद रीचेकिंग होती है, इसके प्रोसीजर के बारे में बताएं कि किस तरह से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? दी फाइनल के पेपर की रीचेकिंग के लिए रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद 2000 फ़ीस है पर पेपर रीचेकिंग की। स्टूडेंट रीचेकिंग के लिए अप्लाई करता है, फॉर्म है, फॉर्म जो है वो हमारे एग्जामिनेशन से मिलता है, फॉर्म लेता है, वोचर बैंक में से अकाउंट्स वाले से वोचर लेते हैं, बैंक में जाके फ़ीस पे करते हैं या वहीं अकाउंट्स के काउंटर पे करते हैं। उसके बाद वोचर एंड जो फॉर्म है, जो रीचेकिंग का फॉर्म, वो हमें जमा करवा देते हैं। हम लोग रीचेकिंग करवाते हैं। रीचेकिंग एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस होता है, मीन्स कि इसमें कौन पेपर रीचेक कर रहा है और कब चेक कर रहे हैं, इसके लिए स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना नहीं होता। ये कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है, हम लोग रीचेकिंग करवाते हैं। रीचेकिंग एक न्यूट्रल टीचर से चेक करवाया जाता है, सेम उसी सब्जेक्ट के कोई और न्यूट्रल टीचर जो कि सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले होते हैं, उनसे पेपर रीचेक करवाया जाता है। और अगर नंबर्स बढ़ जाते हैं तो वो इंक्रीज़ मार्क्स मिलते हैं, नंबर्स कम हो जाते हैं तब भी जो उसके ओरिजिनल मार्क्स हैं वही रिटेन रह जाते हैं। नंबर अगर इंटैक्ट वही के वही रहते हैं तो फिर ऐसा भी वही कोई नंबर्स रह जाते हैं। सो ज़्यादा जो 90% तक के चांसेस हैं कि नंबर्स जो हैं वो वही के वही रहते हैं जो कि टीचर्स ने पहले अवॉर्ड किए थे। तो रीचेकिंग में बार ये है कि सम टाइम अगर नंबर्स बढ़ते हैं तो रीज़न यही होती है कि काउंटिंग में मिस्टेक हो सकती है, कोई क्वेश्चन के नंबर लगे नहीं या लगे हैं तो टोटलिंग में शामिल नहीं हुए, या कोई पार्ट या कोई पेज ऐसा रह गया कि जिसका जो है वो टीचर मार्किंग करना भूल गया, या कोई जो दरमियान में से कोई पेज स्किप हो गया मार्किंग से। सो इन सब सूरत हाल में जो है वो जो नंबर्स हैं वो यूजुअली इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो जो इंक्रीज़ मार्क्स हैं वो स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं। ठीक हो गया और सर। 3 दिन के बाद स्टूडेंट जो है वो हमसे आकर जब उसको रिज़ल्ट के बारे में इंटीमेशन है, जब फॉर्म जमा करवाते हैं उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपको 2 से 3 रोज़ में रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। वो हमारे पास आते हैं, हम उनको जो रीचेकिंग का फॉर्म है उसका एक काउंटर फॉइल भी होती है,
तो उसकी एक कॉपी फाड़ के स्टूडेंट को हम दे देते हैं। उस पर लिखा होता है कि जी आपके रीचेकिंग के बाद इतने मार्क्स इंक्रीज़ हो गए हैं। ये रिकॉर्ड उसके पास परमानेंट रिकॉर्ड होता है, जो कुछ अर्से के बाद फिर पोर्टल पर हम लोग अपडेट करवा देते हैं कि रीचेकिंग के बाद इसके से 50 मार्क्स से 70 मार्क्स हो गए। सो इतने बढ़ते नहीं हैं, 50 से 55 हो गए, 52 हो गए, या जो भी हैं, जो नंबर्स हैं, बेटर मार्क्स हैं, वो उसको पोर्टल पे जो शो कर दिए जाते हैं। सर माशाल्लाह से आप इतना अच्छा एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट का निज़ाम संभाल रहे हैं, तो इसमें आपकी टीम का कितना साथ होता है? आप अपनी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो टीम है, देखें कोई भी किसी भी चीज़ की सक्सेस के लिए सिर्फ लीडर का अच्छा होना या टीम का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। दोनों चीज़ों का अच्छा होना ज़रूरी होता है। कमिटेड होना ज़रूरी है, अच्छा होना ज़रूरी है, एफिशिएंट होना ज़रूरी है, हार्ड वर्कर होना ज़रूरी है, ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा जो डिपार्टमेंट है वो इन सब जो सलाहियतों से है, समझ लें कि जी माला माल है कि माशाल्लाह सब लोग ऐसे हैं कि जो सीजनड हैं, पुराने हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, कमिटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं, ऑनेस्ट हैं, मेरे ट्रस्ट वर्दी हैं। तो सब लोग मिलकर काम करते हैं, तो कभी कोई फील नहीं होता, और टाइमली हर चीज़ें, एग्ज़ाम्स की कंडक्शन है, डेट शीट की प्रिपरेशन है, डिक्लेरेशन है, रिज़ल्ट की गैदरिंग, उनको इकट्ठा करना और उसके बाद प्रोसेस करके रिज़ल्ट को डिक्लेयर करना है। तो मुझे नहीं याद कि कभी कोई चीज़ लेट हुई हो। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बिल्कुल टाइम पर हो जाती है, और ये सब चीज़ सबसे पहले अल्लाह पाक का करम है, उसके बाद फिर हम सब लोगों की मेहनत है। हर चीज़ हम स्केजुलाइज करके चलते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि टाइम फ्रेम्स बने, टाइम लाइन्स हैं कि जी ये काम इतने दिनों में करना है, तो उससे पहले करना है, उससे लेट नहीं करना। तो बहरहाल हम जब इन चीज़ों पे चलते हैं, शेड्यूल्स बनाते हैं, उसके मुताबिक हम उस पर अमल भी करते हैं, तो चीज़ें बिल्कुल ठीक तरह से अल्लाह पाक के करम से हो जाती हैं। सर बहुत शुक्रिया, यकीनन आज आपकी टीम ये सुन के बहुत खुश होगी। और सर अब आखिर में आप स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, जो पैगाम कोई मेरी तरफ से क्या एक स्पेशल मैसेज हो सकता है सिवाय इसके, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि अब मेरे हर सुनने वाले के लिए, इसमें पहले कोई मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स हैं या मेरा अपना स्टाफ है या कोई भी है। देखें जी, मेहनत अल्लाह पाक का करम, माँ बाप की दुआएं, और तीसरी चीज़ है मेहनत। तो मेहनत आप करें, कोई भी बंदा मेहनत करे तो जो रिस्क अल्लाह पाक ने देना है वो हर सूरत में उसको मिलकर रहेगा। तो मेहनत करें, मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ईमानदारी। मेहनत करनी है, बेईमानी के लिए मेहनत नहीं करनी, ईमानदारी के लिए मेहनत है। ईमानदारी से ऑनेस्टली काम करें, मेहनत करें, ऑनेस्टली काम करें, तो बिल्कुल उसका ये हो ही नहीं सकता कि उसका रिवार्ड ना मिले। उसका रिवार्ड अब अल्लाह पाक ने कितना देना है, अब किसके जो है वो अल्लाह ताला ने कितना नवाजना है किसी को, ये फिर अल्लाह पाक के अपने फ़ैसले हैं। तो मेहनत, ईमानदारी, ये जो है वो ज़रूरी है। बाकी अल्लाह पाक का करम हमेशा रहता है और इंसान कामयाब होता है। ये सब के लिए मेरा यही मैसेज है। और मैंने भी अगर कोई कामयाबी हासिल किया तो मतलब ये गुर यही है ज़िंदगी के कि जी आप मेहनत करें, ईमानदारी से करें, माँ बाप की खिदमत करें, उनकी दुआएं होंगी, अल्लाह पाक का करम होगा, इंशाअल्लाह जो है वो बहुत अच्छा सब कुछ हो जाएगा। इंशाअल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आपने स्टूडेंट की तरफ से आने वाले तमाम सवालों को बहुत डिटेल से और बहुत डीपली उनके जवाब दिए हैं। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने आपकी तमाम क्यूरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की है, उनके जवाब देने की कोशिश की है, और सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हमने बात की है कंडक्शन के बारे में, डेट शीट के बारे में, और उसके बाद रिज़ल्ट के बारे में, और स्टूडेंट्स के पोर्टल पे जितनी भी आईटी से लेके तरक्की हुई है उसके बारे में बात की है। स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन हर छोटे छोटे काम के लिए, या जिसको हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट रिपीट करना हो, किसी सब्जेक्ट का इशू हो, या आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना हो, तो आपको बार बार एग्जामिनेशन ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। आपके पोर्टल पे ही सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। इसके साथ ही आज की इस एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।